देखो ये अर्थ है और ये सन है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 151 मिलियन किलोमीटर्स का है। लेकिन आदित्य L1 जो कुछ दिन पहले 2 सितंबर को 11:50 पर सक्सेसफुली लॉन्च हुआ वो अर्थ से सिर्फ 1.5 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी तक ही जाएगा, यानी इस पॉइंट तक ही जाएगा जिसे स्पेस की लैंग्वेज में लैग्रेंज पॉइंट बोला जाता है। आप साफ साफ देख पा रहे हो कि अर्थ और सन के बीच में टोटल ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। और ये वाला जिसपे आदित्य L1 जाएगा ये L1 पॉइंट है। इसलिए सन की स्टडी के लिए भेजी गई इस ऑब्जर्वेटरी का नाम आदित्य L1, आदित्य मतलब सूर्य और लैग्रेंज पॉइंट 1 पर जाएगा इसलिए L1। लेकिन इस वीडियो में रिवर्स क्वेश्चनिंग करेंगे। आदित्य L1 को स्पेस में क्यों भेजा गया ये भूल जाओ। क्यों ना ये समझा जाए कि इसरो का आदित्य L1 प्रोजेक्ट अगर एग्जिस्ट ही ना करता तो सन को स्टडी करने से रिलेटेड ऐसी क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होती जो हम मिस कर जाते। एंड मोर ओवर क्या ये ऑब्जर्वेशंस मानवता के लिए सच में मायने रखती हैं? मीनिंग इसरो के लेटेस्ट स्पेस मिशंस के अराउंड होने वाली जियोपॉलिटिक्स प्लस ये सोशल मीडिया में चल रही #ProudOfISRO वाली लहर अपनी जगह पे सही है और होनी भी चाहिए क्योंकि स्पेस नासा के बाप का थोड़ी है। लेकिन इस आदित्य L1 मिशन की टेक्निकलिटीज एंड साइंटिफिक इंपोर्टेंस अगर आपको पता हो तो 4 लोगों के बीच आदित्य L1 के बारे में बोलते वक्त दूसरों को आपकी बातों में एक वजन महसूस होगा और यही आज की वीडियो का मकसद है। क्योंकि दिक्कत ये है कि हमको जो बचपन से पढ़ाया गया है उसके मुताबिक ये सन है, ये अर्थ है और सनलाइट की मदद से, सोलर एनर्जी की मदद से और सोलर ग्रेविटेशनल पुल की मदद से अर्थ पर लाइफ सस्टेन हो पाती है। लेकिन पूरी असलियत कुछ और ही है। बात 1 सितंबर 1859 की है। सब कुछ नॉर्मल था, लोग अपनी आम जिंदगी जी रहे थे, रोजाना की तरह कामकाज कर रहे थे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उन्हें लगने लगा कि ये इस दुनिया का अंत है। इस इवेंट को कैरिंगटन इवेंट बोला जाता है और उस दिन सन से निकले हुए बहुत ज्यादा पावरफुल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म ने अर्थ को हिट किया था। लोगों को ये कैरिंगटन इवेंट दुनिया का अंत इसलिए लगने लगा क्योंकि पूरी दुनिया भर में आसमान का कलर ही चेंज हो गया था। ऑलमोस्ट हर जगह आसमान लाल पड़ गया था। आधी रात को लोगों को ऐसा फील होने लगा था जैसे सुबह हो गई हो। सुबह की लालिमा हर जगह फैल गई थी। होपफुली आपने नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में सुना या देखा होगा, जो आप नॉर्वे से या दुनिया की कई और जगह से देख सकते हो। जिन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है उनको ये भी बता दूं कि ये इंडिया है और ये नॉर्वे है। तो कैरिंगटन इवेंट के दौरान ये नॉर्दर्न लाइट्स सिर्फ पोल्स पर सीमित ना रहकर और जगह से भी देखी जा सकती है। लोग एक तरीके से पगला गए थे और समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। दुनिया भर में टेलीग्राफ ऑपरेटर्स जैसे ही बटन को टच करते वैसे ही बिजली के झटके लग रहे थे। पूरी दुनिया से रिपोर्ट्स आई थी कि टेलीग्राफ स्टेशंस में ऑटोमेटिकली आग लग गई है। बिना बैटरी के टेलीग्राफ ऑपरेट कर रहे थे। एक जगह से दूसरी जगह ऑटोमेटिकली मैसेजेस जा रहे थे। ये कुछ ऐसा ही था कि आज के जमाने में आप लैपटॉप चार्ज करने के लिए पावर सॉकेट में चार्जर लगा दो लेकिन बटन चालू मत करो और उसके बाद भी पावर ट्रांसफर होती रहे और कुछ केसेस में पावर इतनी ज्यादा हो कि सब कुछ फूक जाए। एस्ट्रोफिजिसिस्ट साफ साफ ये बात बोलते हैं कि कैरिंगटन इवेंट दोबारा भी हो सकता है। लेकिन उस टाइम तो सिर्फ टेलीग्राफ थे, आज तो पूरी दुनिया ही इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होती है। आज के दिन अगर कैरिंगटन इवेंट जैसा कुछ हुआ तो जो $100 of trillions का नुकसान होगा वो अलग और वापस सारे इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशंस को बिल्टअप करने में जो 4 से 6 साल लगेंगे वो अलग। लेकिन 2 जरूरी सवाल। सबसे पहला तो ये कि कैरिंगटन इवेंट हुआ ही क्यों, और दूसरा सवाल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म जिसने 1859 में अर्थ को हिट किया था वो एग्जैक्टली क्या है और आदित्य L1 इन सारी चीजों से कनेक्टेड कैसे है। ध्यान से समझो। अपने घर की बालकनी में खड़े होकर देखने पर ये जो शांत सा, क्यूट सा, गोल मटोल सोर्स ऑफ लाइट यानी सन आप देख रहे हो, इसे ही अगर पास में जाकर देखा जाए तो ये आग का धधकता हुआ गोला है। सन को धरती से देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे बेचारा कितना शांत स्वभाव का है। लेकिन अब स्पेस में आ जाते हैं और आदित्य L1 की इंपोर्टेंस को एकदम फंडामेंटली स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो ये जो सन की सबसे आउटर लेयर है इसको बोला जाता है कोरोना। इसके नीचे वाली लेयर है क्रोमोस्फियर, उसके नीचे वाली लेयर है फोटोस्फियर और सबसे सेंटर में ये जो सन का पार्ट है इसे बोला जाता है कोर। ये इतना ज्यादा गर्म है, इतना ज्यादा गर्म है कि कोर में इसका टेम्परेचर है 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस। बेसिक रेफरेंस के लिए आपको याद दिला दूं कि सिर्फ 50 डिग्री सेल्सियस की धूप में खड़ा होना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलकर भाप बन जाता है। अब इमेजिन करो 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली इसके कोर में हो रहे केमिकल रिएक्शंस के चलते साइंटिस्ट इसे नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर बुलाते हैं और इन सारे फिनोमेना के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो सन की आउटर लेयर्स को भी इंपैक्ट करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच CMEs, सोलर फ्लेयर्स और सोलर विंड्स जनरेट होती हैं। अपनी स्क्रीन पर साफ साफ आप ये एक सोलर फ्लेयर देख पा रहे हो। इसका साइज अर्थ से भी कई गुना बड़ा हो सकता है और कोई दिक्कत नहीं थी अगर ये सन सोलर स्टॉर्म्स अपने से दूर ना फेंकता तो। लेकिन दिक्कत वाली बात ही ये है कि सन समय समय पर स्पेस में सोलर स्टॉर्म्स लगातार फेंकता रहता है। पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये भी है कि अगर सन सोलर स्टॉर्म या जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स
को समय समय पर धरती पर फेंकता रहता है, तो हम अभी तक जिंदा कैसे हैं? अभी तक जल के भस्म क्यों नहीं हुए? और इसका आंसर है अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर। 3D एनिमेशन की मदद से ध्यान से समझो कि कैसे ये सोलर स्टॉर्म्स पूरे स्पेस वेदर को इम्पैक्ट करते हुए और धधकते हुए पृथ्वी की ओर बढ़ रहे, और कैसे अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर या दूसरे शब्दों में कहूँ तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाकर हमको सुरक्षित रखता है। लेकिन जब कैरिंगटन इवेंट हुआ तब ये मैग्नेटोस्फीयर कहाँ था? उस समय अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने और एटमॉस्फेयर ने अर्थ को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? देखो, जितने भी सोलर स्टॉर्म्स या जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स सूर्य स्पेस वेदर में फेंकता है, सबकी इंटेंसिटी सेम नहीं होती। जो 1859 में आया वैसा आज तक नहीं आया, वो इंसेनली पावरफुल था। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोकेशन का। उस समय सोलर सिस्टम में सन अर्थ की लोकेशन कुछ ऐसी थी कि इम्पैक्ट हद से ज्यादा हुआ। अभी ये मैग्नेटोस्फीयर या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमको सोलर स्टॉर्म से बचाने में तो बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, लेकिन आदित्य L1 के केस में यही मैग्नेटोस्फीयर काफी नेगेटिव रोल प्ले कर रहा था। ध्यान से समझो कैसे। बात जनवरी 2008 की है। आदित्य L1 मिशन को उस समय सिर्फ आदित्य नामक एक्सपेरिमेंटल मिशन के रूप में सोचा गया था और सिर्फ 3 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए डिसाइड किया गया था। इनिशियली ये सोचा गया था कि इसको LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा और ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमते घूमते ही सन को स्टडी करेगा। तो ये मैग्नेटोस्फीयर ओल्ड आदित्य मिशन को इम्पैक्ट इसलिए करता क्योंकि सन को बेस्ट वे में स्टडी करने के लिए जो कुछ इसको चाहिए था वो सब तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पहले ही रोक लेता। लेकिन आज का जो आदित्य L1 मिशन है वो इस मामले में बहुत ज्यादा स्पेशल है। 2 सितंबर को 11:50 पर जो आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ उसकी ट्रेजेक्टरी को ध्यान से समझो। सबसे पहले तो ये भी ऑब्वियसली लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा ही, लेकिन उसके बाद ऑर्बिट मैन्यूवरिंग कर करके अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट्स को रेज करता रहेगा और फाइनली एक समय ऐसा आएगा जब ये अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को छोड़ देगा और क्रूज फेज में एंटर कर जाएगा। क्रूज फेज में एक बार और मैन्यूवरिंग करेगा और फिर L1 लैग्रेंज पॉइंट के अराउंड जो हेलो ऑर्बिट है उसमें आने वाले 5 साल 2 महीने तक रहेगा और 24/7 सूर्य को स्टडी करता रहेगा। लैग्रेंज पॉइंट L1 को समझने में अगर अभी भी दिक्कत आ रही है तो इसको ऐसे समझो कि ये स्पेस में एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया हो। चलो और इजी कर देता हूँ, ये अर्थ है और ये सन है। अर्थ का भी ग्रेविटेशनल फील्ड है और सन का भी ग्रेविटेशनल फील्ड है। सन के ग्रेविटेशनल फील्ड ने ही अर्थ को होल्ड किया हुआ है और ये सन के अराउंड ऑर्बिट करती रहती है। लेकिन टोटल ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जहाँ इक्विलिब्रियम अचीव्ड है, यानी कि टोटल ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जहाँ सन का ग्रेविटेशनल पुल और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल एक दूसरे को जीरो करते हैं। इन पॉइंट्स को ही लैग्रेंज पॉइंट बोला जाता है। इन लैग्रेंज पॉइंट्स पर ऑब्जर्वेटरी को भेजा जाए तो सबसे कम फ्यूल खर्च होगा। ये 5 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर ये रहे, L1, L2, L3, L4 और L5। पर सवाल तो ये भी है कि आदित्य L1 मिशन के लिए इसरो ने सिर्फ L1 ही चूज क्यों किया, बाकी क्यों नहीं किए? देखो, L3 पर जाना तो संभव ही नहीं है तो उसको तो लिस्ट से हटा ही दो। L2 पर ऑलरेडी जेम्स वेब टेलीस्कोप घूम रहा है और L2 पर आदित्य L1 जाता भी तो भी बीच में अर्थ आती और सन की उस लेवल पर स्टडी नहीं हो पाती। L4 और L5 पर ऑलरेडी नेचुरल डेब्री इतनी ज्यादा है कि वहां पर आदित्य L1 के अनफॉर्चुनेट क्रैश के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। लेकिन L1 एक ऐसा पॉइंट है जहां सन और आदित्य L1 के बीच में कुछ भी नहीं है। जिस इंसेन लेवल का काम का डेटा आदित्य L1 इसरो के पास भेजेगा वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आदित्य L1 का एक इंपॉर्टेंट टारगेट इस चीज को भी स्टडी करना है कि जो सन की अलग अलग लेयर्स मैंने आपको दिखाई थी उसमें जो क्रोमोस्फीयर है यानी बाहर वाली लेयर उसका टेम्परेचर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फोटोस्फीयर, जबकि सन के कोर से अगर डिस्टेंस देखा जाए तो क्रोमोस्फीयर ज्यादा दूर है यानी उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होना चाहिए था। लेकिन उल्टा है, तो जो उबलता हुआ आग का गोला हमारे सोलर सिस्टम के बीचों बीच है उसको स्टडी करने के लिए और उसकी वजह से सोलर सिस्टम्स वगैरह आते रहते हैं यानी स्पेस वेदर को स्टडी करने के लिए इसरो ने आदित्य L1 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। आदित्य L1 में टोटल 7 पेलोड्स लगाए गए हैं और ये पेलोड्स ही स्पेस वेदर को स्टडी करेंगे। 7 में से टोटल 4 पेलोड्स रिमोट सेंसिंग पेलोड्स की कैटेगरी में आते हैं और बाकी 3 इन सितु पेलोड्स की कैटेगरी में आते हैं। इन सितु पेलोड्स का मीनिंग है कि ऐसे पेलोड्स जो L1 पॉइंट पर सोलर विंड्स और रेडिएशंस के टच में आएंगे, लेकिन रिमोट सेंसिंग पेलोड्स का मीनिंग है कि ऐसे पेलोड्स जो सन को एक डिस्टेंस से स्टडी करेंगे। ओवरऑल मीनिंग ये है कि अर्थ पर अगर लाइफ को बहुत अच्छे से समझना है तो सन को स्टडी करना रियली इंपॉर्टेंट है।